जब से उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, भारत को इस दबाव में रखता था कि अगर आप कुछ करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हमेशा से पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर रहा है और भारतीय सेना बल काफ़ी आगे रहा है। पाकिस्तान कोई भी मिलिट्री सामग्री नहीं बनाता। 80-81% सामान पाकिस्तान चीन से लेता है। यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। किसी भी देश की सैन्य ताकत से उसके आवाम में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और देश की रक्षा की खातिर अपनी जान की बाजी लगाना त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। देश महज कागज पर बना नक्शा मात्र नहीं होता है। ये बात तब और भी ज़्यादा समझ में आती है जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में आज़ादी का जश्न हो, हर मन में उमंग हो। हम चाहे छोटे मुल्क हो या बड़े, लेकिन हम आज़ाद हैं। आज़ादी के जश्न की धूम चारों ओर है और जश्न में भारतीय सेना के सफ़र के बारे में और विकसित भारत के सफ़र के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल RS यादव सर, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह यादव, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला से राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, प्रतिष्ठित राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट ऑफ इन्फेंट्री में कमीशन प्राप्त हुआ था। राष्ट्र और भारतीय सेना के लिए 38 वर्ष के शानदार सेवा के बाद वे 31 दिसंबर 2017 को रिटायर हुए। जनरल ने सऊदी अरब, कुवैत, यमन में भारतीय दूतावास में भारत के डिफेंस अटैचे के रूप में कार्य किया है और एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं तथा उन्हें सैन्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समृद्ध अनुभव है। तो आइए मेजर जनरल सर के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे है कि पहलगाम का टेरर अटैक बाकी के आतंकी हमलों से कितना अलग है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सबको यह ज़रूर मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर 1989-90 से टेररिस्ट गतिविधियां होती रही हैं और इस गतिविधि के दौरान जो उनका मेन फोकस रहा है वो रहा है कश्मीर का मुद्दा। और कश्मीर में जो रहने वाले हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनको उकसाना। लेकिन क्योंकि उसकी काफ़ी सारी तरकीब, काफ़ी सारी प्लान नाकामयाब होती रही है, तो इस बार उसने एक नया प्लान बनाया है। आपने देखा होगा कि 2016 में उरी में उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद 2019 में उन्होंने CRPF की बस के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद अभी पहलगाम में उन्होंने पर्यटकों के ऊपर, जहां पर कि हमारे 26 भारतीय मारे गए, ये काम किया है। अब देखना यह है कि ये अलग क्यों है। अलग इसलिए है क्योंकि इस बार आतंकियों ने एक बड़े अच्छे प्लान के तहत उन्होंने एक जगह ढूंढी जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक अच्छी तरह से तैनात नहीं थी। दूसरी चीज़, उन्होंने उस पूरे इलाके की रेकी की कि कितने टूरिस्ट वहां पर आते हैं और क्या समय अच्छा हो सकता है जबकि वो उनको टारगेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो कि इस बार उन्होंने उन पर्यटकों का मारने से या टारगेट करने से पहले उनका धर्म पूछा और धर्म पूछने के बाद हिंदुओं को खास तौर से अलग करके मारा। हालांकि उसमें एक हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई भी जो कि घोड़ा चलाते थे वो भी उनके साथ मारे गए, लेकिन ज़्यादातर लोग सभी हिंदू थे। और उसमें उन्होंने जो हमारी बहनें और औरतें थी उनको एक ऐसा मैसेज दिया कि आप ये चीज़ जाके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताइए। तो ये एक बहुत बड़ा उकसाई काम उन्होंने किया
जो कि अभी तक के जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए उसमें ऐसा नहीं था। तो इसलिए जो ये पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक था, इसमें उनका जो एम था, उनका जो मुद्दा था, वो कश्मीर से हटके उससे भी आगे का मुद्दा था कि भारतवर्ष में वो किसी तरह का मजहबी झगड़ा शुरू कराएं जिससे भारत कमज़ोर हो। भारतीय सेना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जब जब कुछ इस तरह की वारदात, टेरर गतिविधियां होती है तो भारत की तरफ से ऑपरेशन भी चलाया जाता है, और इस बार भी पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। वो किस मायने में बाकी के ऑपरेशन से अलग था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि मैंने अभी पहले बोला कि भारत एक बहुत सहनशील देश है और वो जल्दी से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता ताकि वो अच्छे रिश्तों को ख़राब करे। पाकिस्तान पिछले 30-40 सालों से आतंकी गतिविधि हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन हमने उसको अपने लेवल पर ही डील किया और शांति बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उसकी गतिविधियां बढ़ रही थी तो हमने उस चीज़ को चेक करने की कोशिश की। तो आपको मालूम है कि 2016 में पहली बार हमने LOC पार करके और उड़ी के इलाके में हमले किए, जिसमें हमने कुछ टेररिस्ट इलाके, कुछ कैंप्स और टेररिस्टों को मार गिराया ताकि उसको चेक में रखा जाए। लेकिन 3 साल बाद पाकिस्तान ने दोबारा हमारे जवानों पर एक कॉन्वॉय में अटैक किया जिसमें CRPF के काफ़ी जवान शहीद हो गए, और उस चीज़ को रोकने के लिए दोबारा से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमने दोबारा से उनके कुछ टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया और उनको दोबारा से आगाह करने की कोशिश की कि ये काम ठीक नहीं है और अगर आप इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे तो हम उसका जवाब देंगे और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी ये जो पहलगाम का फिर से हमला हुआ, और जैसा कि मैंने समझाया कि इसका मुद्दा और बड़ा था, तो भारत को उसके खिलाफ एक्शन करना बहुत ज़रूरी था। पर उसमें आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि 22 अप्रैल को हमला हुआ था, लेकिन भारत ने करीब 14-15 दिन इंतज़ार किया। उस दौरान उसने काफ़ी चीज़ों का पता किया कि क्या ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, उन्होंने इस टेररिस्ट हमले को कैसे अंजाम दिया है और हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए अपना कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अगर उनके प्लान के मुताबिक ये टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। तो इसलिए सभी को तकरीबन ज्ञात है कि मई 6 और 7 की रात को हमने 9 टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया। अलग क्या था, पहले 2016 में और 2019 में हमने सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जो उसके टेररिस्ट ठिकाने थे सिर्फ उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन इस बार हमने जो पंजाब प्रोविंस है उसके अंदर भी जो पाकिस्तान का, उसमें भी ठिकानों पर हमला किया। मुरीद के, बहावलपुर जो कि उनके मेन ठिकाने हैं, लश्कर तैयबा इत्यादि के, उस पर हमला किया ताकि पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा सके कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं और भारत को इसके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जैसा पाकिस्तान का रहा है कि वो 7 तारीख को भी बाज नहीं आया और उसने 7 और 8 और 9 तारीख को भी उन्होंने काफ़ी ड्रोन से हमले किए, आर्टिलरी इस्तेमाल की और हमारे कई सैन्य ठिकानों पर और काफ़ी सारे सिविलियन ठिकानों पर भी हमला करने की कोशिश की। हालांकि हम उन सभी हमलों को नकारा करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने ये किया, इसलिए हमें जवाब देना पड़ा। और भारत सरकार ने और भारतीय सेना बलों ने बहुत अच्छा काम किया
कि जब हमने 9 और 10 तारीख की रात को हमला किया तो हमने उनके ऊपर इस तरह का नुकसान पहुंचाया कि उनको 10 तारीख को सुबह खुद फ़ोन करके डीजीएमओ साहब पाकिस्तान ने हमारे से सीज़ फायर की गुहार लगाई। आपको मालूम है कि तकरीबन 11 या 12 ठिकानों पर हमला किया। और आज आपने सुना होगा कि काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि नुकसान क्या हुआ। हमारे खुद के कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सवाल लगातार पूछ रहे थे कि साहब, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया कि आपका मुद्दा क्या था और आपने लड़ाई क्यों रोक दी और आपने नुकसान क्या किया। तो मैं आज मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा है कि जो सभी टीवी पर देख सकते हैं कि आज हमारे एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत साहब ने खुद बोला है कि उन्होंने कितने हमलों पे हमला किया। 2 कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बर्बाद किए, 6 रडार स्टेशन बर्बाद किए, 2 उनके SAW के बर्बाद किए, 5 हवाई जहाज़ और 1 AW एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया। और इसके अलावा भी कुछ F-16s और एक कोई बड़ा जहाज़ जो कि हैंगर में थे वो भी तबाह किए। तो आज ये बात हमारे सामने खुलकर आ गई है कि हमने उनका कितना नुकसान कर पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने खुद गुहार लगाई कि सीज़ फायर कर लीजिए। उसमें सिर्फ जो थोड़ी सी मैं नहीं कहूँगा, कमी नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक सीक्वेंसिंग हुई उसमें शायद थोड़ी कमी रह गई कि उन्होंने सीज़ फायर सुबह मांगी थी। हमने बोला कि हम आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं और हम शाम को 5 बजे, 3:30 बजे के करीब ये डिसीज़न हुआ था और हमने बोला कि 5 बजे से सीज़ फायर होगा। लेकिन वो जो 1.5-2 घंटे का समय बीच में आया, उसमें यूएस के राष्ट्रपति ने सबसे पहले ट्वीट किया ये कहकर कि शायद उन्होंने सीज़ फायर करवाई है। बीच में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उन्होंने बोल दिया और हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई वो एंड टाइम पर हुई। तब तक कि सारी दुनिया को ये पता चल चुका था कि सीज़ फायर हो रहा है। शायद गलती ये हुई कि अगर हम सबसे पहले बोलते कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई है सीज़ फायर की और हमने उसको माना है और हम आगे बढ़ के पूरी दुनिया को बताते, तो शायद इस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता। लेकिन चलो, जो भी हुआ, लेकिन अब पिछले 1-1.5 महीने में हमने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं सरकार ने, जिससे अभी पूरी दुनिया को ये समझ आ गया है कि किसने रिक्वेस्ट की थी, कितना नुकसान हुआ है और किसने सीज़ फायर एक्सेप्ट की थी और कौन बीच में बिल्कुल भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया, तो उस दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए चीन और तुर्की के हथियारों को लेकर भी बहुत सारे भारतीय सेना की तरफ से भी बताया गया कि कई सारे ड्रोन और जो सपोर्ट चाइना और तुर्की की तरफ से किया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब बैकडोर सपोर्ट पाकिस्तान को तुर्की और चीन की तरफ से मिल रहा था इस भारत के हमले के दौरान? देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो सैन्य बल है उसमें काफ़ी फ़र्क है। हमेशा से पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर रहा है और भारतीय सेना बल काफ़ी आगे रहा है। लेकिन पिछले 5 साल में जब 2020 में चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में कार्रवाई की, तो भारत को अपना काफ़ी सैन्य बल अपने पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के उसको चीन के बॉर्डर पर LAC पर ले जाना पड़ा। तो उससे हमारी जो सैन्य बल पाकिस्तान के सामने थी उसमें थोड़ी बहुत कमी आई। तो हमारी जो पैरिटी थी उसमें थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को पाकिस्तान अगर ये समझे कि शायद हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे भारत के ख़िलाफ़, ये उनकी सोच है और मे भी सोच गलत है। तो शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये पहलगाम का कदम उठाया था कि शायद भारत को वो एक युद्ध में
ट्रैप कर पाएगा और उससे भारत का काफ़ी नुकसान होगा और हमारी जो प्रोग्रेस चल रही है इकनॉमी की, उस पे कमी आएगी। कोई भी कमज़ोर देश या जिसके पास पूरा साजो सामान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी मिलिट्री सामग्री नहीं बनाता, तो आप सबको ज्ञात है, न्यूज़ में है कि तकरीबन 80-81% सामान, जो सैन्य सामान है, पाकिस्तान चीन से लेता है। वो तो सभी रिपोर्ट्स में और सब में छाया है। उसके अलावा जो छोटा मोटा सामग्री है, जैसे ड्रोन्स का है, वो क्योंकि तुर्की के ड्रोन ये रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी काबिलियत दिखाई उन्होंने, और क्योंकि तुर्की के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं, तो उन्होंने वो सामग्री भी उनसे ली। तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए या अपने काम के लिए अगर कहीं से साजो सामान लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वही साजो सामान किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है, वो चीज़ खराब है। तो इसलिए भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो चीन को और तुर्की को ये मालूम होते हुए कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सरिंग, टेररिज्म स्पॉन्सरिंग स्टेट है, तो उसको मदद करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने जो स्ट्रेटजी बताई है, तो उससे आगे जो है, अगर इस तरह के कुछ भी आतंकी घटना देखने को मिलती है, तो उससे सेना की रणनीति जो होगी उस पर मतलब क्या नया देखने को मिल सकता है? कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हमेशा से देखने को मिलता रहा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू या एयर स्ट्राइक के थ्रू, या अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। भारत शांति प्रिय देश है, हम कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करते, हम किसी भी ऐसे ग्रुप में नहीं बनते, अलायंस में नहीं जाते, हमने अपनी एक नॉन अलाइंड की पॉलिसी फॉलो की है। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी रहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हम अपने दोस्त खुद चुनेंगे। ये हमारा काफ़ी सालों से रहा है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन अब सिंदूर के बाद, बल्कि मैं कहूँगा कि सिंदूर क्यों, 2016 से पहली बारी भारत ने एक आक्रामक या एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया कि अगर हमारे ऊपर कुछ होगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2016 में हुआ, 2019 में हुआ और अब 2025 में। दो बारी छोटी कार्रवाई करने के बाद शायद हमारे लीडरशिप को, प्रधानमंत्री जी को इस बात का पूरा एहसास हो गया होगा कि पाकिस्तान किसी छोटी चीज़ को करने से बाज नहीं आएगा। तो इसलिए इस बारी उन्होंने पहले कदम में पूरा रेस्ट्रिक्शन करते हुए सिर्फ 9 टेररिस्ट ठिकानों पर आक्रमण करने की इजाज़त दी। और आप सबको मालूम है कि ऐसी इजाज़त देते समय हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, ठीक है, जो कि खुले में नहीं है, लेकिन मीडिया में भी कहा गया है। क्योंकि हमें जैसे कि कारगिल के दौरान हमें पता है कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप ने बोला कि आप LOC पार नहीं करेंगे। उसकी वजह से भारतीय सेना को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। हालांकि हमने अपना काम फिर भी किया, लेकिन वो एक रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर, क्योंकि किसी भी पहाड़ पे सामने की तरफ से हमला करना बहुत मुश्किल होता है, अगर साइड से या पीछे से हमला किया जाए तो वो तकरीबन आसान हो जाता है। इसीलिए इस बारी भी हमने जो 9 टेररिस्ट ठिकानों पे हमला किया वो कुछ रेस्ट्रिक्शनों के उसमें किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने उसमें जवाबी कार्रवाई की तो सारे रास्ते खुल गए। और उसके बाद जो हमने हमले किए वो काफ़ी खुल के किए, जिसका मैं ब्यौरा आपसे पहले ही दे चुका हूँ। अब आपका ये सवाल कि अब अलग क्या है, अब आप देखिए कि पहली बारी
भारत ने बिना किसी दबाव में आए हुए पहली बार अपने जो पॉलिसी है उसको खुले में स्टेट किया है। हालांकि कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो 3-4 मोटी चीज़ हैं वो ये है कि भारत अगर आगे कोई टेररिस्ट हमला होता है तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। एक्ट ऑफ वॉर मतलब भारत देश के ऊपर हमला, और उसकी हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरे फ्री होंगे। इस चीज़ को सही मायने में समझना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में कुलगाम के इलाके में पिछले 9 दिन से एक ऑपरेशन चल रहा है। ये भी एक टेरर अटैक है, ठीक है, लेकिन क्या ये टेरर अटैक हम भारत के ऊपर अटैक मानेंगे या उसको हम अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे? किस चीज़ को भारत एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और कब वो जवाबी कार्रवाई करेगा, ये हमारी लीडरशिप के ऊपर है। तो इसका मतलब उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये डिसीज़न हम लेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो साथ साथ में क्लियर हो गई इस पिछले 2 महीने में कि जो सीज़ फायर था उसमें कई लोगों ने बीच में बोला कि ये सीज़ फायर हमने कराया है, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कई बारी इस चीज़ को बिल्कुल साफ शब्दों में बयान किया है कि हम ना किसी के दबाव में आए, ना कोई तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, और हमने ये सीज़ फायर अपनी टर्म्स पे एक्सेप्ट किया। अगला मुद्दा जो क्लियर हुआ है कि पाकिस्तान 1998 के बाद जब से उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, हमेशा भारत को इस दबाव में रखता था कि अगर आप कुछ करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो चीज़ भी इस बारी क्लियर कर दी गई है कि हम किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं प्रेशराइज होंगे। हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हम जो भी करेंगे बिना किसी दबाव के करेंगे, ठीक है। तीसरी मोटी चीज़ जो आई कि उन्होंने बोला कि जब तक टेरर है तब तक टॉक्स नहीं होंगी, जब तक टेरर है तब तक ट्रेड नहीं होगा, और जब तक खून बहेगा तब तक पानी नहीं बहेगा। इसका मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है कि इस पे हम दोबारा गौर करेंगे और आगे हम जो भी कार्रवाई करेंगे अपने हिसाब से करेंगे और उसमें हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो ये 3-4 मोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा चेंज है भारत के सोचने में, आगे की कार्रवाई करने में, और ये दुनिया को बताने के लिए कि भारत आज़ाद है और वो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के जरिए चलेगा और अपने इंटरेस्ट्स को हमेशा गार्ड करेगा। अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो मुनीर को कभी लंच पर बुलाते हैं ट्रंप साहब, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान को बुरी तरह पिटता देखकर अमेरिका फट से आ गया कि सीज फायर हमने करवा दिया है, दोनों देशों के बीच तनाव को ख़त्म कर दिया। तो ये अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति इतना लगाव की वजह क्या है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो पहले अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करता था इंडिया के खिलाफ। ये चीज़ अभी से नहीं है। आपको याद होगा कि 1971 की लड़ाई में भी उन्होंने अपना फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेजा था जबकि बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी। उसके बाद भी वो पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता रहा। उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली अफ़गानिस्तान में जब रूस और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट लिया ताकि रूस की फ़ौजों को उस समय पीछा खदेड़ा जाए, और उस चक्कर में तालिबान बन गया, जो कि आज की तारीख में हम सब देख रहे हैं कि वो किस मुकाम पर है। और भारत को दबाव में रखने के लिए या कोई भी गलत कार्रवाई करने के लिए उनके पाकिस्तान के मिनिस्टर ने खुद बोला है
कि अमेरिका हमें पिछले 30 सालों से गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें कोई चीज़ खोलने के लिए तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब यूएस अफ़गानिस्तान में था 20 साल, 2001 से लेके 2021 तक, उस समय यूएस की जो फ़ौजें अफ़गानिस्तान में डिप्लॉयड थी, उनको पाकिस्तान की तरफ से नुकसान हो रहा था। कई सारे ऐसे वाक़ये हुए जबकि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप और तालिबान वगैरह, इन्होंने पाकिस्तान की अमेरिका की फ़ौजों को नुकसान पहुंचाया। तो बीच में एक समय ऐसा आ गया था कि यूएस ने पाकिस्तान को छोड़ दिया था, उसके संबंध थोड़े से बिगड़ गए थे। लेकिन 2021 में अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद और जो पिछले कुछ सालों से यूएस पाकिस्तान का सहारा नहीं बन रहा था, उस दौरान चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, उसका गठन शुरू किया और उसकी वजह से पाकिस्तान और चीन काफ़ी क्लोज आ गए। और कुछ 2-3-4 सालों में पाकिस्तान के संबंध रशिया के साथ भी अच्छे होने शुरू हो गए। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अमेरिका का इस इलाके पर, क्योंकि आपने देखा कि ईरान उनकी बात नहीं मान रहा, पाकिस्तान रशिया चाइना की तरफ जा रहा है, अफ़गानिस्तान में वापस तालिबान आ गया है। ये पूरा इलाका जो एक स्ट्रैटेजिक एरिया है, जो कि एशिया को यूरोप और मिडल ईस्ट और अफ्रीका से कनेक्ट करता है, इस इलाके पर अपनी पकड़ कमज़ोर होता हुआ देख अब अमेरिका ने पाकिस्तान का हाथ दोबारा पकड़ा है। और ये पहलगाम से पहले हुआ है, अभी नहीं, पहलगाम से पहले हुआ है। जबकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी तो उनके सारे लोन सैंक्शन करवाए, उनको जो FATF की लिस्ट है उससे बाहर निकाला, और वो सारी चीज़ें चल रही थी। और अब उन्होंने सिंदूर के बाद एक तरफ भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं टैरिफ का, रशिया के ऑयल का, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के असीम मुनीर को एक बारी बुला चुके हैं, शायद दोबारा जा रहे हैं, और उनके कई सारे मिनिस्टर वहाँ जाके होके आ चुके हैं। और अब उनके साथ एक वो ऑयल डील करने का उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम पाकिस्तान के साथ ऑयल डील करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो एक ही चीज़ सामने आती है कि अमेरिका को इस इलाके में कोई ना कोई ऐसा देश चाहिए जो उनके साथ हो और जिसका वो आगे चल के इस्तेमाल कर सकें। आज की तारीख में उनको कहाँ कहाँ चाहिए? ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया इज़राइल के साथ मिलके, इसका मतलब ईरान पाकिस्तान के साथ में। अफ़गानिस्तान में आज की तारीख में तालिबान है, कैसा वो बिहेव करेगा उसके लिए भी कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। चाइना, उसके अगेंस्ट भी उसको सपोर्ट चाहिए। भारत जो उसकी बात नहीं मान रहा है उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो इसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए, कुछ भी हो, सही या गलत। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि आपने अभी बताया भी कि 30 सालों से अमेरिका जो है उनका किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है गलत कामों में, ये बात समझते हुए भी मतलब और ख़ुद से फिर से वही चीज़ों को दोहराना, तो ये पाकिस्तान की कैसी सोच है कि मतलब वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका के द्वारा उसका इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी वो उसी चीज़ को दोहराता जा रहा है। ये पाकिस्तान की समझ है, इस पे मेरा कुछ बोलना या टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी उस देश के लीडर हैं या उनकी सरकार है, ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो किस लिए दूसरों का प्यादा बन रहे हैं और किस लिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं।
जबकि उनकी खुद की पॉपुलेशन, जनता भूखी मर रही है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बुरा हाल है। देश 3-4 इलाकों में बंटने की कगार पे है। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पंजाब अलग, ठीक है, खैबर पख्तूनवा अलग। देश में इतना टेररिज्म हो रहा है, पैसा नहीं है, सब जगह से लोन लेके अपनी सरकार चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो क्यों ये काम कर रहा है, ये शायद पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकता है, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। अच्छा, भारत के लिए आप देखोगे कि पड़ोसियों से घिरा हुआ है, सारे अव्यवस्थित हैं। पाकिस्तान से टेरर का आयात होता ही रहता है। म्यांमार का भी अभी जिस तरह से वहाँ अशांति फैली हुई है, जुंटा और उसके बीच में इमिग्रेंट्स का भी इशू है। बांग्लादेश में भी आप देखोगे कि किस तरह की हालत। तो ये जो 3 फ्रंट एक मतलब स्थिति हो गई है बॉर्डर्स एरिया में, तो ये क्या चुनौतियाँ मतलब है, इसको आप कैसे देखते हैं? भारत कुछ दिनों से बिल्कुल साफ शब्दों में ये बोल रहा है कि उसको 2.5 फ्रंट का सिक्योरिटी चैलेंज है। एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना और आधा फ्रंट हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम्स। तो चाहे वो JNK है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी है और चाहे वो माओइस्ट है, वो सारा आधे में शामिल था। लेकिन कुछ दिन पहले, यह साल भर हो गया अभी, तो जब से बांग्लादेश में शेख हसीना को निकाला गया है और पिछले 1 साल में जो बांग्लादेश में गतिविधियां हुई हैं और जिस तरह का माहौल बन गया है या बनता जा रहा है, उससे हमें डर है कि एक नया फ्रंट ना खुल जाए। इसलिए कुछ लोगों ने उसको एक 3rd फ्रंट के रूप में बोलना शुरू किया है। ये कितना जायज़ है, कितना ठीक है, इस चीज़ पर मैं कुछ विचार रखना चाहूँगा। देखिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए उसकी जो बाउंड्री है उस पर शांति होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके बॉर्डर्स पर शांति नहीं है तो आपका ध्यान और रिसोर्सेज दोनों बटे रहेंगे और आप जो उन्नति करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ है कि समुद्र को छोड़ के जो भी पड़ोसी देश है, आपको कोई भी काम करने के लिए उसके थ्रू निकलना पड़ेगा, उसके थ्रू रास्ता चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोचता हूँ कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस बात को हमारी लीडरशिप ने हमेशा समझा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने आज़ादी के पूरे 70-80 वर्षों में इस चीज़ को लगातार हम नहीं कर पाए। कभी ना कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। छोटे पड़ोसी हैं, कई बारी वो सोचते हैं कि भारत हमारे ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहा है। कई बारी हो सकता है कि शायद हमारी नीतियों में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, क्योंकि एक पड़ोसी देश अगर ये सोचता है और हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करता है तो हो सकता है कि शायद हमारे स्ट्रैटेजी में, हमारी प्लानिंग में, हमारे सपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो आज की तारीख में जो हमारी लीडरशिप है वो इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में काफ़ी तत्पर हैं। आपने अभी देखा हाल ही में मालदीव्स में, जो कि इंडिया आउट बोलते हुए मुइज़ू साहब प्रेसिडेंटशिप जीते थे, आज उनके साथ रिलेशंस में काफ़ी सुधार है। श्रीलंका, जिन्होंने हम्बनटोटा चाइना को दे दिया और काफ़ी उनकी लीडरशिप भी शायद 50-50 डिवाइडेड थी, वहाँ भी अभी हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। नेपाल के साथ भी अच्छी बातचीत है, भूटान के साथ भी अच्छी बातचीत है। लेकिन हाँ, अब ये 2 देश हमारे जो हैं वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। म्यांमार, हमारी रिलेशनशिप ठीक है उनके मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी
और कुछ गुटों के साथ भी, लेकिन क्योंकि उसमें चाइना का भी बीच में हाथ है, क्योंकि चाइना भी म्यांमार को इस्तेमाल करना चाहता है अपना इकोनॉमिक पैसेज बनाने के लिए, अपने हाईवेज़ बनाने के लिए, और हम भी उस चीज़ को चाहते हैं। और मिलिट्री जुंता और जो दूसरे एथनिक बेस्ड ग्रुप्स हैं उनके बीच में मनमुटाव चल ही रहा है। तो सिचुएशन आज की तारीख में थोड़ी सी फ्लूइड है, लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं तो हो सकता है कि सब मिलजुल के वो इलेक्शन कराएं, और हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद स्थिति में थोड़ी सुधार आए। जब इंटरनल स्थिति में सुधार आएगी तो हमारे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होने की बातचीत होगी। सेम थिंग बांग्लादेश में है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी के साथ भारत के बहुत अच्छे थे, पिछले 15-16 साल बहुत अच्छे निकले, बहुत उन्नति हुई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और वो एक हमारे लिए कॉरिडोर बना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाने का। लेकिन अभी पिछले साल भर से जब से केयर टेकर एडवाइज़र आए हैं मोहम्मद यूनुस साहब, तब से और जो जनता में रोष है किस चीज़ के लिए है वो उनको देखना है, लेकिन एक फीलिंग है कि बांग्लादेश किस डायरेक्शन में जाएगा, मुस्लिम उग्रवाद की तरफ, रेडिकलाइजेशन की तरफ, कौन सरकार बनाएगा, बीएनपी बनाएगी, जमाते इस्लामी बनाएगी, और उसमें उसको किसका साथ मिलेगा, ठीक है, वो किसके साथ अपना रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। जैसे अभी चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्राइलेटरल मीटिंग की, तो ये सब जो चीज़ें हैं आज की तारीख में थोड़ा सा फ्लक्स चल रहा है कि क्या होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी लीडरशिप हमारे देश की जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड है, और जिस ढंग से उन्होंने पूरे संसार में अपनी धीरे धीरे करके धाक जमाई है और सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी रिलेशनशिप्स हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी ठीक होगी। अभी ग्लोबल लेवल पर हम देख रहे हैं जैसा कि यूएस टैरिफ का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, रशियन ऑयल को लेकर जिस तरह से अभी अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, तो भारत की लॉन्ग टर्म रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, भारत पिछले कुछ सालों में दो तरफ बटा हुआ है। एक तरफ हमारी पुरानी रिलेशनशिप है रशिया के साथ, जो कि हमें काफ़ी सैन्य मदद देता रहा है और एक ट्रस्टेड पार्टनर है भारत का काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के होते हुए शायद वो हमारी सारी सैन्य ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। फ्रेंडशिप में कोई कमी नहीं है, इरादों में कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद हमारी ज़रूरतें चीन और पाकिस्तान का जो रुख है हमारी तरफ, उसको देखते हुए हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, और इसलिए हमने अपने सैन्य सामान के लिए वेस्ट की तरफ रुख किया है, जिसमें इज़राइल से लेके यूरोप कंट्री और यूएस, उनकी तरफ हम देख रहे थे। तो अभी हम अपना बेस बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक ही जगह के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो। ये कोई रणनीति नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है आज की तारीख में। तो हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अच्छी नीयत से सब देशों से बात कर रहे थे, क्योंकि उनसे हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। यूएस के साथ हमारी पिछले 22-23 साल से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो पिछले 7-8 महीने में हुई हैं वो काफ़ी एक तरह से गलत, अगर मैं भारत के पहलू से देखूं तो गलत हुई हैं कि एक देश जो हमारा पार्टनर है वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकता है। भारत एक उभरती हुई इकनॉमी है, हमें सपोर्ट चाहिए,
ठीक है, तो उन्होंने कई सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाने की कोशिश की। आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, अगर लोगे तो आपके ऊपर टैरिफ लगेंगे। आप अपने देश में ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, ये इसको बाहर जाना है, ठीक है। आप बांग्लादेश के अंदर जो सरकार बदली है उसमें भी यूएस का हाथ रहा है। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ दिलाने वाले और उसको ग्रूम करने वाला तो अमेरिका है। इस तरफ आप देखिए कि अब पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी ख़राब थी, आप उसको सपोर्ट देने आ गए। और आज की तारीख में जो पाकिस्तान को अमेरिका ने भारत से अलग देखना शुरू कर दिया था पिछले काफ़ी सालों से, एक बारी फिर सिंदूर के बाद आपने दोनों को इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया और आप आज उसके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आप एक ऑयल डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अमेरिका ने एक चीज़ मतलब हमारे नज़रिए से गलत कर रहा है और भारत को इतना प्रेशर में आज की तारीख में ला दिया है कि या तो आप हमारी सारी शर्तें मानो और नहीं है तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। ये कहने के बाद मैं अब एक दूसरी चीज़ भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूरोपियन देश ने ऐसे प्लान के मुताबिक काम किया कि वो दुनिया में हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। प्राइमेसी उनकी रहेगी, डोमिनेंस उनकी रहेगी, कानून उनके चलेंगे। एक तरीके से उन्होंने पूरी डोमिनेशन रखी है। अब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1991 में यूएस अकेला रहा। अगले 10, 12, 15 सालों में उसने कुछ ऐसे कार्रवाइयाँ की जो कि हेजेमोनिस्टिक थी, कि मतलब एक आदमी जो चाह रहा है वो कर रहा है। उसकी वजह से चीन उभरा, रशिया उभरा और बाकी भी कुछ मिडिल पावर्स उभरे। और अब एक ऐसी स्थिति पहुंच रही थी कि अमेरिका को लगा कि शायद चीन उसके टक्कर में आ रहा है और चीन और रशिया हाथ मिला चुके हैं। तो अब उनको अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 उसको संजो के रखने में उनको लगा कि आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि हम अपनी डोमिनेंस बना के रखें। मैं आपका सिर्फ ध्यान 4 चीज़ों पे ले जाना चाहता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर, जब सोवियत यूनियन टूटा था उस समय एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सोवियत यूनियन के टुकड़े होंगे वो देश वैसे ही रखे जाएंगे, उनको यूरोपियन यूनियन या नेटो में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ दिया गया 1999 में और 2004 में काफ़ी सारे देश नेटो में और ईयू में शामिल हो गए। और उसके बाद भी प्रेशर बनाया जा रहा था कि यूक्रेन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। रशिया को मैं सोचता हूँ कि एक तरह से फोर्स किया गया कि वो यूक्रेन पर युद्ध करे, ठीक है। और इस पॉलिसी में चीन उसके साथ आया, ठीक है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जब पहली बार थे तो उस समय उनकी पुतिन के साथ काफ़ी ठीक अंडरस्टैंडिंग थी। वो चाहते थे कि शायद प्रेसिडेंट बनते ही वो पुतिन को इस चीज़ पर एग्री कर पाएंगे कि वो सीज़ फायर हो जाए, लेकिन वो बात नहीं हुई क्योंकि रशिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है और उस चीज़ से वो हट नहीं सकते
क्योंकि अब नेटो और उनके बीच में कोई दीवार नहीं बच रही, कोई बफर जोन नहीं बच रहा, तो इसलिए उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी शर्तों पे इस युद्ध को युद्ध विराम करना पड़ेगा। वो शायद अमेरिका को या नेटो को या यूरोपियन यूनियन को शायद बर्दाश्त नहीं है। तो पलटी हो गई और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नेटो हथियार सप्लाई करना शुरू किया यूक्रेन को, ताकि रशिया को मैदान युद्ध के मैदान में नीचे रखा जाए ताकि वो सीज़ फायर करे। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि युद्ध पिछले कई सालों से चल रहा है। हालांकि अभी 15 तारीख को आज अनाउंस हुआ है कि 15 तारीख को ट्रंप और पुतिन मिलेंगे, पर उसमें क्या फैसला होगा ये नहीं पता। लेकिन अगर आप इस चीज़ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेस्ट या यूएस का जो पहला है कि रशिया को चेक करना है या टारगेट करना है। अब आप आइए मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से पीछे दशकों में इजराइल और अरब स्टेट्स की कई बारी लड़ाई हो चुकी है। जब तक ये मुद्दा सेटल नहीं होगा तब तक आप कोई लास्टिंग पीस इस इलाके में नहीं कर सकते। इसी के साथ जुड़ गया ईरान, जिसने हमास, हिजबुल्ला, हूथी और इन सबको जन्म दिया, तो वो भी प्रॉब्लम हो गई। तो इस मुद्दे को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप पैलेस्टाइन स्टेट का इशू ख़त्म कर दो। उन्होंने इस कोशिश में, मेरी समझ से, यह मेरा ओपिनियन है कि अपनी समझ से उन्होंने इसकी शुरुआत की अब्राहम अकॉर्ड से, कि इज़राइल का अरब देशों के साथ जुड़ाव शुरू हो जाए ताकि वो इस पैलेस्टाइन स्टेट के मुद्दे पे ज़्यादा जोर ना डालें। साथ ही में उन्होंने अभी जो एक प्लान मंजूर किया था, आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ताकि सारा मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमी के साथ जुड़ जाए। साथ ही में सऊदी अरेबिया और ईरान की अंडरस्टैंडिंग हुई। हालांकि वो चाइना ने कराई, लेकिन एक रेप्रोचमेंट आई। अब ये जो हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया, इसको इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश है मेरे ओपिनियन में कि पैलेस्टाइन के मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है तो पूरा मिडिल ईस्ट यूएस और वेस्ट के प्रभाव में आ जाएगा। ट्रंप गाज़ा स्ट्रिप को एक रवेरा बनाने चाहते हैं। हालांकि बार बार ये बोला जा रहा है कि युद्ध विराम कीजिए, लेकिन इज़राइल को यूएस की पूरी शय है कि वो इस युद्ध को कायम रखे और करता रहे। अभी बात यहाँ पर पहुँची है कि गाज़ा के अंदर मिलिट्री गवर्नेंस रहेगी, वहाँ पर सिविल गवर्नेंस नहीं आने दी जाएगी। तो अगर इन सारी चीज़ों को मिला के देखा जाए तो एक कोशिश ये है वेस्ट की कि हम इस पैलेस्टाइन स्टेट के मुद्दे को दबा दें और इस पूरे इलाके को मिल के और वेस्ट के प्रभाव में रखें। एक ही दुश्मन था ईरान। ईरान को हमास ख़त्म कर दिया, हिजबुल्ला ख़त्म कर दिया, हुथी भी के ऊपर भी अटैक हुए हैं, इराकी शियाइट जितने थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ईरान को अकेला कर दिया गया और ईरान को फिर से एक बारी 2008-9 के बाद दोबारा से उसके ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का धब्बा लगा के और उसको दोबारा टारगेट किया है। तो सम टोटल में इस इलाके को वेस्ट के साथ में रखने का एक प्लान है। अब आ जाइए आप साउथ एशिया पर। साउथ एशिया में क्योंकि इंडिया पर भी काबू रखना है, चाइना पर भी काबू रखना है,
तो इसलिए बांग्लादेश में कुछ करो, पाकिस्तान में कुछ करो, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो इसका मतलब उनका डिज़ाइन यहाँ भी है। और एक चौथी जगह बचती है आखिरी कि वेस्टर्न पैसिफिक में ताइवान, चाइना को कंटेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी उनकी कोशिशें काफ़ी सालों से चल रही हैं कि ताइवान को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑकस बनाया, स्क्वाड बनाया, और अभी भी गतिविधियां जारी हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करके रखें। तो मेरा ये मानना है कि और अब उसके बाद वो पूरे दुनिया के देशों को टारगेट कर रहे हैं टैरिफ से, इकोनॉमिक कोअर्शन से, कि आप या तो बात हमारी मानो या आपको हम पनिश करेंगे। तो इसका मतलब वो सारी जगह की या टारगेट देशों की जो उन्नति है उसको रोकना चाहते हैं, ताकि सब कंट्रोल में रहें और उनका काम चलता रहे। ठीक है, तो एक ये बड़ी गेम है जो कि हम कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है मल्टीपोलैरिटी की तरफ। हमारे जैसे देश चाह रहे हैं कि मल्टीपोलर हो जाए और दुनिया में शांति हो जाए, लेकिन शायद वेस्ट, यूएस लेड वेस्ट इस चीज़ को नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन उनकी गद्दी छिनेगी सब बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत को शायद एक नई रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे टाइम शॉर्ट पीरियड में ठीक है कि वो किधर से हथियार ले रहा है, किधर से सामग्री ले रहा है, ताकि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रख सकें, लेकिन क्या ये रणनीति और रिलेशनशिप लंबे समय के लिए ठीक है, इसके बारे में गौर करनी पड़ेगी। तो मैं ये सोचता हूं कि आज की तारीख में जो हालात हैं, वेस्ट का अगर ये डिज़ाइन है तो इस चीज़ को रोकने के लिए 2-3 मजबूत कंट्रीज़ का साथ होना ज़रूरी है। रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों देश काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी इनकी कैपेसिटी है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि हमें किसी अलायंस में होना है, हमें किसी ग्रुपिंग में होना है, लेकिन अगर तीनों लीडर्स की एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हो जाए कि देखिए जो यूएस या वेस्ट हमारे साथ कर रहा है वो ठीक नहीं है और उसको रोकना है, तो अगर इन तीनों देश की एक अलाइनमेंट हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि इन गतिविधियों पर चेक लग सकता है। तो इसलिए RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इस रशिया, इंडिया, चाइना का पहली बारी बात आज से आई थिंक 2006-07 के टाइम हुई थी, लेकिन उस बात को दबा दिया गया था, और अब ये दोबारा उभर के आ रही है और इस पर बातचीत चल रही है। मैं तो पर्सनली सोचता हूँ कि पिछले 3-4 साल से मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि चाइना और इंडिया कैसे एक साथ हो सकते हैं। तो बट मैं सोचता हूँ कि इसके अलावा शायद लॉन्ग टर्म में कोई जरिया नहीं है। इसको बोलने का मेरा एक और कारण है, अगर भारत लॉन्ग टर्म में विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहा है, तो उसको अगले 22 साल में 8% ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। आज की तारीख में हम 6-6.5 के बीच में अटके हुए हैं, और जिस तरह से ये टैरिफ इत्यादि की गतिविधि चल रही है, इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नीचे आ सकता है। इसको कैसे बरकरार रखना है, बल्कि और ऊपर लेके जाना है, इस चीज़ के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, तब तक हम शायद अपना विकसित भारत 2047 का विजन हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूसली
वेस्ट के साथ अपना हाथ मिला के रखते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अगर हम कंटिन्यूसली वेस्ट के साथ हाथ मिला के रखेंगे तो हमारी रशिया के साथ, हमारी चीन के साथ और हमारे कुछ पड़ोसी देशों के साथ नहीं बनेगी और हमारा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो बरकरार रहेगा या दिन पे दिन बढ़ेगा। उसमें मैं सोचता हूँ कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग कैंप हैं। तो इसके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना ही पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे। तो जो ये मैंने बोला कि रशिया, इंडिया, चाइना अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा सिक्योरिटी बैगेज कम हो जाएगा, बिकॉज चाइना हमारा मेन, जिसको हम एनिमी बोलते हैं, शायद वो साथ आ जाए, ठीक है। उसकी वजह से, चाइना की वजह से पाकिस्तान भी लाइन पे आएगा, उसकी वजह से म्यांमार भी लाइन पे आएगा, उसकी वजह से बांग्लादेश भी लाइन पे आएगा। तो एक अच्छा माहौल बनेगा ताकि इंडिया और सारा ये पड़ोस का जितना अपना इलाका है वो शायद उन्नति करेगा। मतलब भारत की आधी समस्या तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी अगर ये मतलब सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो। हाँ, तो इसमें एक बात और है, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ कि क्योंकि हम अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और चीन हमारा दुश्मन है, ठीक है, और उससे आगे हम बात ही नहीं करना चाहते, ना हम सोचना चाहते हैं, ठीक है। मेरे ओपिनियन में ये एक गलत सोच है। दुनिया का अगर कई सारे उदाहरण देखें हम, जो देश आपस में कट्टर जानी दुश्मन थे उन्होंने भी हाथ मिला लिए। अमेरिका और जापान को भी आप अगर देख लोगे तो उस पर परमाणु बम गिराया है, उसके बाद जो है सो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कई सारे ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में कि जो लोग कट्टर जानी दुश्मन थे वो दोस्त बन गए और आज की तारीख में उन्होंने बहुत उन्नति की है। तो ऐसा क्या है कि भारत और चीन हाथ नहीं मिला सकते? सिर्फ लीडरशिप के ऊपर है कि वो कितने अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से आगे बढ़ के इन सारी समस्याओं का जिसका मैंने बयान किया है, अगर इन सब चीज़ों पे गौर करें तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तीनों देशों का, रशिया, इंडिया, चाइना, इसमें है कि वो आपस में एक तरह से जुड़ जाएं और मिलजुल के काम करें, वो अच्छा रहेगा। तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सारी नई जानकारियाँ भी हमारे साथ साझा की हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक भी रही है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी आपका इस चीज़ के लिए। सभी श्रोतागण को एक बार दोबारा मेरा नमस्कार। और साथ ही में मैं एक डिस्क्लेमर भी बोलना चाहूँगा कि ये जो भी बातचीत मैंने की है ये मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से की हैं और एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होने के नाते की हैं। जिस तरह से मैं चीज़ें सोचता हूँ तो उसमें कोई सही या गलत नहीं है, और जो भी ये विचार हैं ये बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस है जिसको कोई भी अपने तरीके से सोच सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।